अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट कार्ड में। बात आज हम करने जा रहे हैं अनंतनाग में होने वाले ऑपरेशन के हवाले से। अनंतनाग ऑपरेशन में अब तक 5 इंडियन सोल्जर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन 5 इंडियन सोल्जर्स को बुनियादी तौर पर सोल्जर तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें 3 हाई रैंक पर्सनल्स हैं, यानी कि एक कर्नल, एक कंपनी कमांडर और उसके अलावा एक इंडियन पुलिस का डीएसपी। और इस इनकाउंटर में अभी तक कुछ इंडियन सोल्जर्स मिसिंग हैं। अनंतनाग में ऐसा हुआ क्या दोस्तों, और इस बारे में सोशल मीडिया पर बेइंतहा आपको खबरें भी देखने को मिलेंगी। सो मैं कोशिश करूंगा उन तमाम खबरों के कुछ आपको ओवरव्यू दूं और उस पर हम ज़रा एनालिसिस करते हैं। वैसे 13 सितंबर को जब ये वाक़या हुआ तो मैंने तब इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस पर एक पाकिस्तानी ओसेंट ने बाकायदा थ्रेड लिखा है, काफ़ी डिटेल थ्रेड लिखा है। और ये पाकिस्तानी ओसेंट ये क्लेम करता है कि इसे इंडियन मकबूजा जो कश्मीर है वहाँ से कुछ सोर्सेज की तरफ से इसे इनसाइट्स दी गई, इन्हें कुछ खबरें दी गई, जिसकी बुनियाद पर इसने पूरा थ्रेड लिखा है। इस थ्रेड में पाकिस्तानी ओसेंट, जिसका नाम स्ट्रेटेजिक सिंडिकेट है, वो ये क्लेम करते हैं कि इंडियन मिलिट्री के बारे में ये जो इंडियन साइड बयान कर रही है कि इंडिया के कर्नल ने आगे बढ़कर उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को निपटाया और बड़ी बहादुरी से लड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। बुनियादी तौर पर होता कुछ यूँ है कि इंडियन मिलिट्री को ये मिलती है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कि इस एरिया में सर्टेन, यानी कि इंडियन मकबूजा कश्मीर के अनंतनाग के एरिया में कुछ कश्मीरी फाइटर्स मौजूद हैं। कश्मीरी फाइटर्स बुनियादी तौर पर इनकी एक टीआरएफ है और एक पीएएफएफ है, जो इस वक्त मौजूदा सबसे ज़्यादा एक्शन में है। टीआरएफ के साथ मुकाबला हुआ। टीआरएफ कहते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट को। द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में इंडियन मिलिट्री को पता लगता है और इंडियन आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष दोनचक ये अपने साथ 30 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को लेते हैं, और वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वहाँ के डीएसपी को भी साथ लेते हैं, और उसके साथ 10 से ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस के पर्सनल होते हैं। ये तकरीबन 45 से 50 से भी ज़्यादा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार थे जो टीआरएफ के इन लोगों को हंट डाउन करने के लिए इस एरिया में आते हैं। लेकिन यहाँ क्यों नहीं ये पता लगता है कि जिनको शिकार करने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे वो पहले ही घात लगा के बैठे हुए थे। टीआरएफ इन्हें काफ़ी एरिया से घेर लेती है और इन्हें डिफेंसिव पोजीशन में जाना पड़ता है। टीआरएफ की उस बरवक्त कार्रवाई की वजह से और जो तंदो तेज शोले उनकी बंदूकों से निकल रहे थे, इंडियन आर्मी उस पर डिफेंसिव पोजीशन लेती है और बाल आखिर बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां इंडियन आर्मी के पर्सनल बिल्कुल फंस के रह जाते हैं। टीआरएफ के साथ फिर देखा जाता है कि निगोशिएशंस की जाएँ, मामला बातचीत से हल किए जाएँ, तो निगोशिएशंस भी वहीं होती हैं। और इस दौरान टीआरएफ कहती है कि अपना जो एक कर्नल है यानी मनप्रीत सिंह, ये हमारे हवाले कर दें, क्योंकि मनप्रीत सिंह के ही अंडर एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बुरहान वानी की शहादत हुई थी। तो उसके बदले के तौर पर यह डिमांड की जाती है कि कर्नल और मेजर दोनों को हमें हवाले कर दिया जाए, इनकी गन्स वगैरह वहीं फेंक दी जाएं। और इवेंचुअली इंडियन आर्मी मान भी जाती है। इंडियन आर्मी अपने कर्नल को और अपने उस कंपनी कमांडर को खुद ही टीआरएफ के सोल्जर्स के हवाले कर देती है और इवेंचुअली इन्हें मार दिया जाता है। और इस तरह ये 2 बड़ी अमवात होती हैं। दूसरा इंडियन वर्जन ये है कि ये दोनों एम्बुश में मारे गए, यानी कि बाकायदा फायरिंग का तबादला हुआ और उसमें ये दोनों मारे गए। 3 जो सोल्जर्स मारे गए वो तो कंफर्म हो चुका था 13 सितंबर को, इंडियन मीडिया उसको कंफर्म कर चुका था, इंडियन ओसेंट्स ने भी कंफर्म कर दिया था। उसके बाद 15 सितंबर को ये खबर भी आती है कि मज़ीद 2 इंडियन आर्मी के पर्सनल जो कि ज़ख्मी हुए थे टीआरएफ की फायरिंग से, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। यानी कि कम से कम 5 इंडियन आर्मी के पर्सनल अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें 3 इंडियन आर्मी के हाई रैंक मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। बुनियादी तौर पर 2 हाई रैंक मिलिट्री ऑफिशियल और एक पुलिस का डीएसपी। और ना सिर्फ ये, बल्कि सोने पर सुहागा तो ये हुआ कि 5 फौजियों के मरने के बाद बहुत से इंडियन फौजी, जिनमें से कम 2 की तादाद तो बताई जा रही है, लेकिन तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो मिसिंग है। वो सर्टेन एरिया से मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर किए गए हैं कि उनका अभी पता ही नहीं चला कि वो इधर हैं भी, जिंदा भी हैं या नहीं। दोस्तों, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने यहाँ अपनी प्रेस रिलीजेस जारी की हैं। अपनी एक प्रेस रिलीज में उन्होंने 6 अमवात का हिंट दिया है कि 6 इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने मारा है। उसके अलावा पीएएफएफ से रिलेटेड कुछ प्रो कश्मीरी सोर्सेज हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उसी दिन राजौरी में भी एक गन फाइट हुई थी, एक इनकाउंटर हुआ था, और टोटल अनंतनाग और राजौरी की कैजुअलिटीज़ मिलाकर 10 कम से कम या 15 इंडियन सोल्जर्स हलाक किए गए हैं। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक सिंडिकेट यहाँ इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि इंडियन आर्मी को जब अनंतनाग में
टीआरएफ की तरफ से कन्फ्रंट किया गया तो बुनियादी तौर पर इंडियन आर्मी के अंदर से ही कुछ लोगों ने जासूसी की थी, यानी कि मालूमात लीक की थी ताकि कंपनी कमांडर और कर्नल को मरवाया जा सके। ये काफ़ी बड़ा एक इल्ज़ाम है। बाहर इसको मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी ऑफिसर की बेस पर आपको ये खबर दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात सच है तो इंडियन आर्मी की प्रोफेशनलिज्म पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये इस बात पर भी क्वेश्चन है, क्या इंडियन गवर्नमेंट अपने इन सोल्जर्स को मरवा रही है ताकि आने वाले जो मुस्तकबिल करीब में इलेक्शंस हैं उनमें कामयाबी हासिल कर सके। और इसका हमें इससे पहले भी सबूत मिलते रहे हैं। इससे पहले चाइना के साथ गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए उसका भी एक लिहाज से बीजेपी की गवर्नमेंट को इलेक्शंस में काफ़ी फ़ायदा हुआ था। 2019 में जब पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब किए गए तब भी उसका गवर्नमेंट को, यानी कि उस वक्त की जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी नरेंद्र मोदी की, उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो स्टेट लेवल पर इंडिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्या उसमें इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हुआ ये कि जब 5 से भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए, जो कि अभी तक कंफर्म्ड हैं और इंडियन ज़राए भी इसका तस्दीक कर चुके हैं, जबकि प्रो कश्मीरी सोर्सेज 10 से ज़्यादा तादाद बताते हैं। बहरहाल मैं ये इसे आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे कितना समझते हैं या किस खबर को बेहतर समझते हैं। तो मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन साइड पर जो हालात इस तरह के बन चुके हैं कि इंडियन सोल्जर्स को एक ट्रैप में खुद फेंका जाता है ताकि उनकी लाशों पर सियासत की जाए, ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और ये इस चीज़ को भी आगे जाहिर करता है कि बीजेपी अभी जल्दी हुकूमत छोड़ने के मूड में है भी नहीं। और कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है, और उसमें अब बारामूला में रिसेंटली कुछ कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है, उन्हें उनके घर से निकाल कर ही। उसकी कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि इंडियन आर्मी टीआरएफ के जो फाइटर्स थे उन्हें कन्फ्रंट करने में तो रही है नाकाम, तो अब उसका किसी ना किसी तरह गुस्सा ये वहाँ की लोकल आबादी पर निकालेंगे। लेकिन जब टीआरएफ मुकाबले में आती है तो या इंडियन आर्मी इतनी अनप्रोफेशनल है कि उनका मुकाबला नहीं कर पाई, या इंडियन आर्मी के अंदर से ही लोग मिले हुए थे जो उनको तमाम मालूमात दे रहे थे और इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे थे। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।